नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आज भी जब संतान नहीं होती तो कई बार डिप्रेशन के हालात बन जाते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब इनफर्टिलिटी से काफी हद तक निजात पाया जा सकता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि इनफर्टिलिटी से जूझ रहे लोगों की समस्या कैसे दूर हो सकती है। साथ ही जानेंगे बच्चेदानी के कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। आइए शुरुआत करते हैं हेल्थ गुरु की। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल रायपुर की डायरेक्टर फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर नलिनी मढ़रिया। डॉक्टर नलिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नलिनी, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं, संतानहीनता और इनफर्टिलिटी की जो समस्या है लाइफस्टाइल के साथ, और ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि इनफर्टिलिटी क्या है और आखिर ये इतनी कॉमन क्यों हो चली है। नमस्कार। इनफर्टिलिटी की समस्या है क्या? अगर हम कहते हैं कि अगर शादी के 1 वर्ष के बाद में बिना किसी गर्भ निरोधक के उपयोग के अगर वो माता पिता नहीं बन पा रहे हैं तो इसे हम इनफर्टिलिटी के कैटेगरी में लेते हैं। और अगर महिला की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा हो गई है तो ये जो 1 साल का जो समय है वो घटकर 6 महीने हो जाता है। और अगर 6 महीने के अंदर उसको गर्भधारण नहीं हो रहा है तो उसे डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि समय रहते अगर इलाज करें तो रिजल्ट भी अच्छा रहेगा और जल्दी माता पिता बन सकते हैं। मैम, इसके कोई सिम्टम्स की जैसे कि आपने बताया कि अगर गर्भ निरोधक का कोई सेवन ना करें और उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो किस तरह के सिम्टम्स रहते हैं, तब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, गर्भ निरोधक का उपयोग भी नहीं कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं और 1 साल में अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि बच्चा नहीं ठहर रहा है, तो जाके डॉक्टर से मिले। और बहुत बार महिलाओं को देखा गया है कि बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, बहुत स्कैंटी पीरियड, मतलब बहुत ब्लीडिंग कम होती है, बहुत लंबे लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आते हैं। और कुछ कंडीशंस होते हैं जैसे कि पीसीओडी होता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गया आजकल, जिसमें कि पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, अब नॉर्मल वेट गेन होने लगता है, बहुत सारे ऐसे मतलब मेल हार्मोन्स का उसमें डोमिनेंस हो जाता है, तो उसमें कुछ ऐसे फीचर्स आ जाते हैं जैसे अब नॉर्मल हेयर ग्रोथ होना, फेस में ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कंसीव नहीं हो पाता है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर किसी महिला को मिल रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ठीक है मैम, आपने सिम्टम्स बताए, लेकिन कुछ फैक्टर्स भी होते होंगे जो काफी हद तक इसे इफेक्ट करते हैं कि ये सारी चीजें, जैसे पीसीओडी होगी, आपने बताया कि एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ फेस में हो रहा होता है, तो इसकी क्या वजह है? लाइफस्टाइल के साथ ही जैसे कोई नशे वगैरह का आदी है, उसके अलावा और क्या कारण हो सकता है? देखो, लाइफ स्टाइल जो आपने बोला ना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहले हम देखते थे कि एक तो शादी की उम्र बहुत ज़्यादा अभी होने लगी है। पहले क्या है, जहाँ शादी की उम्र थी 22, 23, 24 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। अभी 28, 30 साल के बाद में वो शादी के लिए सोचना चालू करते हैं और उसके बाद कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। 30 साल तक तो फैमिली प्लान ही नहीं करते हैं, और जब फैमिली प्लान करने की सोचते हैं तब ऑलरेडी उनकी एज जो है 32-33 वर्ष हो चुकी होती है। और फर्टिलिटी का जो सबसे अच्छा समय जो होता है वो 23 वर्ष से 27 वर्ष की उम्र होती है। तो जितना ज़्यादा लेट वो कोशिश करते हैं कंसीव करने का, उतनी समस्या बढ़ती जाती है। दूसरा, अभी क्या है, बहुत स्ट्रेस फैक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत कैरियर ओरिएंटेड है, कंपटीशन का बहुत ज़माना है, तो सबसे पहले वो अपने कैरियर को ध्यान देते हैं और बाकी चीज़ों को वो सेकेंडरी कर देते हैं। और जब तक ये सब प्लान करना चालू करते हैं तब तक लेट हो चुका रहता है। इसलिए अभी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। प्लस कुछ डाइट जो होते हैं, जैसे कि बेकरी आइटम्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स जो मतलब कंज्यूम करते हैं, जैसे कि पैक्ड फूड है, और हम देख रहे हैं कि जो भी हम डाइट ले रहे हैं, जैसे सब्जियां और फल भी हम खाते हैं, इतने ज़्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट रीज़न होते हैं जिसके कारण जो फर्टिलिटी है वो ग्रेजुअली कम होती जा रही है। मैम, और जैसे कि आपने बताया कि आईवीएफ आज एक वरदान बनकर आया और आशीर्वाद हॉस्पिटल इसमें लगातार अच्छे से कार्य भी कर रहा है, तो मैम थोड़ा इसके बारे में बताइए, टेस्ट ट्यूब बेबी और आईवीएफ ये किस तरह से कार्य कर रहा है और क्या सक्सेस रेट है इसका? बहुत अच्छा सवाल है। आईवीएफ जो होता है, इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे हम कॉमन टर्म में टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। तो कोई भी दंपत्ति जिनमें कि कुछ इंडिकेशन, शुरू में तो हम बेसिक ट्रीटमेंट कोशिश करते हैं कि हो, लेकिन अगर बहुत लंबे समय से वो इनफर्टिलिटी की शिकायत है, या महिला और पुरुष की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, या ऐसे कुछ कंडीशंस होते हैं जिसमें कि हार्मोन्स की कमी हो गई, बहुत अंडे ही नहीं बन पा रहे, जैसा एएमएच हम लोग हार्मोन की टेस्टिंग करते हैं, अगर कम उम्र में भी एएमएच का लेवल बहुत कम आ रहा है, या किसी को ट्यूब में प्रॉब्लम है, ट्यूब में ब्लॉकेज है,
तो ये सब जो इंडिकेशंस होते हैं इसमें हमको IVF में जाना पड़ता है। और पुरुषों में क्योंकि अभी तक ये ज़्यादा देखा गया है कि महिलाएं इसके लिए आगे आती है ट्रीटमेंट के, लेकिन हमेशा हम कहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्टिगेशन के लिए या कंसल्टेशन के लिए आ रहे हो तो दंपति को हमेशा साथ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत हद तक पुरुषों में भी ये देखा गया है कि मेल इनफर्टिलिटी के कारण कई बार कंसीव नहीं होती है फीमेल, स्पर्म की कमी होती है। कई बार तो हम टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि स्पर्म काउंट ही नहीं है या बहुत कम है, या काउंट भी अच्छा है तो मोटिलिटी नहीं है। तो ये सब केसेस में हमको IVF का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अब आप टेस्ट ट्यूब बेबी पद्धति से इलाज कैसे होता है, क्योंकि आजकल बहुत फैंसी भी हो गया है कि जगह जगह हम देखते हैं कि क्लिनिक्स खुले हुए हैं और कई बार लोग गलत तरीके से भी इसका उपयोग कर लेते हैं, कई बार झांसे में आ जाते हैं, जो काफी आजकल चिंता करने वाला विषय भी है। तो सही पद्धति क्या है? आप डायरेक्टर हैं आशीर्वाद हॉस्पिटल की, IVF एक्सपर्ट है, तो मुझे लगता है आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ, हम मरीजों को ये कहते हैं कि आपको कहीं भी इलाज करना है तो आपको सही सेंटर का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सेंटर में आप इलाज के लिए जा रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि वहाँ एक्सपर्ट की टीम है कि नहीं, इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट है कि नहीं है, वहाँ के जो पूरे क्लिनिकल टीम है उनका एक्सपर्टीज़ कैसा है, वहाँ का सक्सेस रेट कैसा है। आप माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से भी बहुत पेशेंट हमारे पास आते हैं, गूगल सर्च करके आते हैं, यूट्यूब में देख के आते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब में आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है। तो आप कहीं भी सेंटर में जा रहे हो तो आप एटलीस्ट वहाँ का रिव्यू देखो, वहाँ की सक्सेस रेट कैसी है, ये सब जानने के बाद में आप सेंटर का चुनाव करो तो बहुत अच्छा होगा। और समय रहते सही इलाज करो तो आपको सक्सेस मिलना ही है। मैम, और आपने कहा कि समय रहते इलाज करना होगा, लेकिन सक्सेस रेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम हाल ही के दिनों में हमने कई खबरें भी ऐसी पढ़ी है कि वो लोग IVF एक्सपर्ट के पास जाते हैं, कई बार मौत हो जाती है, कई बार बहुत क्रिटिकल कंडीशंस हो जाते हैं। तो सक्सेस रेट 100% हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा स्पेशली दंपति को? देखिए, 100% तो दुनिया में कुछ नहीं होता है। 100% हमको क्या, 0 को 100 में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जब हमारे पास आए हुए हैं दंपति, किसी को 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल के बाद भी हमारे यहाँ पे दंपतियों को गर्भधारण हुआ है और स्वस्थ बच्चे का जन्म हुआ है। लेकिन कोई भी मरीज जब हमारे पास आता है तो उसके एक्सपेक्टेशंस रहते हैं कि हम जाएं और जाते ही पहली बार में हमको सक्सेस हो जाए। हम पेशेंट की काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, क्योंकि देखिए ये पद्धति है, सारा प्रोसेस जो बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है वो सब हमको बाहर करना है। बहुत भी अच्छा हम एम्ब्रियो बना के, हम लोग मोस्टली पेशेंट में ब्लास्टोसिस ट्रांसफर करते हैं, ब्लास्टोसिस कल्चर करके, जिसका कि सक्सेस रेट 60-70% तक तो जाता ही है। तो हम पेशेंट को ये काउंसलिंग करते हैं कि भाई हम ब्लास्टोसिस बहुत अच्छा ट्रांसफर करें, लेकिन आपका यूट्रस का एक्सेप्टेबिलिटी कितना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूट्राइन फैक्टर बहुत ज़्यादा है या आपकी यूट्रस की एक्सेप्टेंस कम है तो ज़रूरी नहीं है 10 पेशेंट का किया तो 7 कंसीव हो गए, 3 नहीं भी होते, ऐसा भी होता है, तो हमको उन्हें फिर से करना पड़ता है। तो हम दंपति को यही काउंसलिंग करते हैं कि एटलीस्ट कम से कम 2 बार के लिए तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर आगे बढ़ो। हो सकता है पहली बार में ही आपको ट्विंस हो जाए, हमारे यहाँ पे ट्विंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से काउंसलिंग करते हैं कि एक बार में अगर नहीं हुआ, दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि पेशेंट का हम एम्ब्रियो फ्रीजिंग करके बैकअप रखें। अगर एक बार में किसी को सक्सेस नहीं मिल पाया तो हमारे पास एम्ब्रियो एक और साइकिल के लिए रहता है, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि एक ही बार का प्रोसेस है उसमें 2 बार का चांस मिल जाए। तो ये पेशेंट के लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है, और अगर इस तरह से पेशेंट प्रिपेयर होकर करे तो हो सकता है पहली बार में ही सक्सेस हो जाए। मैम, अगर थोड़ा सोसाइटी की अगर बात करें, जैसा कि आपने कहा कि जब भी डॉक्टर के पास अगर आप जा रहे हैं और IVF तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दंपतियों को पहुंचना चाहिए वहां पे, यानी कि हस्बैंड भी जाए, वाइफ भी जाए। लेकिन मैं महिलाओं को अक्सर कोसा जाता है जब वो बेबी नहीं कर पाती हैं कंसीव। लेकिन पुरुष बांझपन भी आजकल हम काफी इसके बारे में सुन रहे हैं और अब खुलकर इसके ऊपर बात होने लगी, तो इसकी क्या वजह रहती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है? पुरुष बांझपन भी उतना ही कॉमन हो गया है, उसका परसेंटेज भी उतना है जितना कि महिलाओं में है। ठीक है, तो पुरुष बांझपन के कारण भी बहुत सारे होते हैं, एज फैक्टर भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, एडिक्शन बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे छत्तीसगढ़ में तो आप मतलब अभी तो कहना चाहिए कि अल्कोहल वगैरह एडिक्शन हम देखने में आ रहा है कि बहुत ज़्यादा है। टोबैको, यहाँ के लोग गुटखा इतना ज़्यादा खाते हैं और उसमें रहता है तंबाकू। तो ये सब के कारण स्पर्म फैक्टर बहुत ज़्यादा खराब होता है, और जब तक हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं ऑलरेडी स्पर्म जो है वो बहुत डिफेक्टिव हो चुके रहते हैं। तो मेल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल फैक्टर अगर गड़बड़ रहता है तो कई बार प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनको मिसकैरेज हो जाता है, तो 7-8 वीक्स में जाके मिसकैरेज के जो चांसेस है वो भी मेल फैक्टर के कारण बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम सब दंपतियों को ये सलाह देते हैं कि एडिक्शन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आप कर भी रहे हो तो अब आदत बदल दो। अगर आपको पिता बनना है,
आपको, मैं तो सीधा कहती हूँ कि अगर आपको चूज करना पड़ेगा, आपको एडिक्शन चाहिए कि आपको बच्चा चाहिए। अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको एडिक्शन छोड़ना पड़ेगा, आप एडिक्शन नहीं छोड़ सकते तो आप इसी के साथ खुश रहो। बिल्कुल मैम, आईवीएफ तो एक वरदान बनकर आया ही है, मतलब साइंस और मॉडर्न एज के साथ, लेकिन मैम हम देखते हैं कि बार बार कई जो महिलाएं हैं वो अबॉर्शन की तरफ वो बार बार जाती हैं और काफी डरी सहमी रहती हैं उसके कारण। तो बार बार जो अबॉर्शन होता है उसका क्या इलाज है? देखिए, बार बार अबॉर्शन का जो रीजन है बहुत सारा होता है। अगर कोई महिला बार बार अबॉर्शन की या गर्भपात की शिकायत लेके आ रही है तो हमें फिर से वही मैं बताऊंगी कि मेल और फीमेल दोनों को हमको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। वो महिला के हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण से हो सकता है, बच्चेदानी में किसी प्रकार की कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट है उसके कारण बार बार अबॉर्शन हो सकता है, अगर अंडाणु वीक है तो बनने वाला एम्ब्रियो वीक होता है उसके कारण अबॉर्शन हो सकता है, अगर स्पर्म में कोई गड़बड़ी है, कोई जेनेटिक कोई गड़बड़ी है या क्रोमोसोमल कोई अबनॉर्मलिटी है उसके कारण बार बार मिसकैरेज होता है, और कई इन्फेक्शन होते हैं उसके कारण मिसकैरेज। तो कभी भी दंपत्ति अगर बार बार अबॉर्शन की शिकायत लेके आते हैं तो हम मेल फीमेल दोनों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, और जो भी कारण मिलता है, जैसे कई बार बार अबॉर्शन हो रहा है, बच्चेदानी में कोई गड़बड़ी, तो हम लोग लैप्रोस्कोपी हिस्ट्रोस्कोपी की सलाह देते हैं। कई बार हम देखते हैं कि बच्चेदानी में झिल्ली बनी हुई है, उसको हम लेज़र से कट करके बच्चेदानी को नॉर्मल करते हैं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इलाज रहते हैं, लेकिन ये जानना जरूरी रहता है कि अबॉर्शन बार बार हो क्यों रहा है। कई बार हम जो प्रेगनेंसी होती है, जो प्रोडक्ट्स रहता है उसका जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजते हैं जेनेटिक लैब में, तो उसमें जो भी कारण दिखता है उसके आधार पे हम उसका इलाज करते हैं। ठीक है मैम, अबॉर्शन के साथ बार बार अगर गर्भपात हो रहा है और आईवीएफ तक की हमारी अगर नौबत नहीं आई तो हम देखते हैं कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी भी कई बार महिलाओं को उसको सामना करना पड़ता है, तो उसका उपयुक्त इलाज क्या होगा और कैसे उसका इलाज किया जाए कि जच्चा और बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहें? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा सवाल है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी बेसिकली 3-4 मुख्य कारण होते हैं जिसमें कि पेशेंट जो है हाई रिस्क कैटेगरी में जाता है। या तो बहुत ज़्यादा एज में कंसीव हो रहा है, 35, 38, 40 वर्ष की उम्र में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी आईवीएफ का एरा है, बहुत लेट एज में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और लेट एज में कंसीव होते हैं। तो वो एक बहुत हाई, मतलब ओवर एज जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हाई रिस्क होता है। ज़्यादा एज के साथ में मेडिकल प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाते हैं, जैसे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की जो संभावना है बहुत ज़्यादा हो जाती है। आईवीएफ में बहुत बार हम देखते हैं कि ट्विंस प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी होते हैं, वो भी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। तो इन सब से हमको, मतलब जब पेशेंट कंसीव हुआ है तब से डे 1 से हमको उसको अलग तरीके से मॉनिटरिंग, नॉर्मल रूटीन जो प्रेगनेंसी का चेकअप होता है उससे बहुत अलग इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा केयर करना पड़ता है, हमको बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, बीपी ना बढ़े, शुगर कंट्रोल में रहे, थायराइड का प्रॉब्लम ना हो, और अगर ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो प्री टर्म का जो रिस्क रहता है वो ना हो। तो इसके लिए हम लोग बहुत अलग तरीके से पूरा प्रोटोकॉल रहता है, और अगर सही तरीके से वो डॉक्टर को फॉलो करें तो बिल्कुल 8 मंथ्स तो निकल ही जाता है और आराम से डिलीवर होते हैं। मैम, और क्या कभी कभी आईवीएफ जब तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो कोई दंपति, तो क्या उनके में भी हाई रिस्क कभी कभी होता है या फिर हमें ज्यादा उन पर ध्यान देना पड़ता है? क्या इस तरह के केसेस भी आते हैं? नेचुरली आईवीएफ जो, अब देखो, आप पीतल को और सोना को घर में एक जैसा नहीं रखते हो। पीतल का केयर अलग होता है, सोने का अलग होता है। वैसे अगर आईवीएफ प्रेगनेंसी हो रहा है, क्योंकि बहुत सालों के बाद प्रेगनेंसी हुई है, बहुत लंबे और महंगे इलाज के बाद में कंसीव हुआ है और ज़्यादा एज में कंसीव हुआ है, तो उसका केयर भी बहुत अलग होता है ना। उनको हार्मोन्स के इंजेक्शन है, मेडिसिन है, वो हमको ज़्यादा दिन तक देने पड़ते हैं। डाइट और न्यूट्रिशन, ऐसे तो हर प्रेग्नेंट लेडी का डाइट और न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन इनका हमको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बेड रिडन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी मतलब बिल्कुल 9 महीने एकदम आराम ही करना है, तो उसके कारण भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो भी हमको समझाना पड़ता है, उनको डाइटरी एजुकेशन देते हैं। अभी हम लोग एक गर्भ संस्कार करके हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें कि हम जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बुलाते हैं, उनको मेंटली फिजिकली कैसे फिट रहना है ये सब सिखाते हैं, डाइट कैसा लेना है, कैसा रहन सहन होना चाहिए, कैसा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, ताकि आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क कैटेगरी में ना जाए और उसमें जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे। मैम, की तो हमने आईवीएफ के बारे में बात की, लेकिन आज संतानहीनता के साथ ही हम बच्चेदानी के कैंसर के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मैम बच्चेदानी के कैंसर हम देख रहे हैं कि बहुत ही कॉमन हो चला है और सबसे ज्यादा महिलाएं बहुत ज्यादा इससे ज्यादा परेशान है। तो इस पर भी जरूर हम चर्चा करेंगे। आईवीएफ के ऊपर हमें आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर नलिनी मडहरिया ने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। आशीर्वाद हॉस्पिटल रायपुर की डायरेक्टर और फर्टिलिटी एंड आईवीएफ एक्सपर्ट डॉक्टर नलिनी मडहरिया लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इनसे चर्चा कर रहे हैं आईवीएफ के बारे में, इसके साथ ही बच्चेदानी के कैंसर के बारे में। डॉक्टर नलिनी, आजकल बच्चेदानी की कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो गया और हम देखते हैं कि काफी इसकी जो रेट है बढ़ती ही जा रही है। तो क्या है बच्चेदानी का कैंसर, कैसे अचानक ये इतना बढ़ गया है, इसके बारे में पहले आप बताइए। बच्चेदानी का कैंसर जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, मतलब मॉर्टेलिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में यहीं पे है।
लेकिन बच्चेदानी का कैंसर जो है, एक तो बच्चेदानी का गर्भगृह का कैंसर होता है जिसको कि हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और एक दूसरा कैंसर होता है जो कि अंदर एंडोमेट्रियम का या बाकी बच्चेदानी का कैंसर होता है। बहुत प्रकार के होते हैं कैंसर, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन जो देखने में आता है वो सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन इसके इतने ज़्यादा बढ़ने के इसलिए है क्योंकि समय रहते लोग जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। बहुत छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं जिसको कि इग्नोर करते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होना, वजाइनल डिस्चार्ज, कांटेक्ट के बाद में ब्लीडिंग होना जो कि कॉमनेस्ट सिम्टम होता है, या फिर बहुत ज़्यादा इचिंग लगातार बहुत लंबे समय तक हो रहा है, या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सब समस्या अगर किसी महिला को बहुत समय तक हो रही है तो एटलीस्ट डॉक्टर की सलाह ले। और सर्वाइकल कैंसर के साथ में सबसे अच्छी बात ये है, अच्छी बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसको कैंसर होने के पहले के स्टेज में हम जान सकते हैं कि इसको कैंसर होने की संभावना है, और उसी स्टेज में उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई कैंसर ऐसा नहीं जिसको कि हम पहले से जान सके कि इसमें संभावना है। तो इसके लिए बहुत सिंपल सा टेस्ट होता है, डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो, जस्ट पीएस एग्जामिनेशन करते हैं। एक टेस्ट होता है जिसको कि हम पैप स्मीयर टेस्ट कहते हैं, वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट का टेस्ट होता है, ओपीडी प्रोसीजर होता है। वहाँ से हम वजाइना से जो है सर्विक्स में से एक ब्रश जैसा रहता है उस इंस्ट्रूमेंट, उसमें से फ्लूइड लेके और उसको जांच के लिए भेज देते हैं, और उससे पता चल जाता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है। अगर एबनॉर्मलिटी है तो आगे हम और एचपीवी करके होता है वो टेस्टिंग करते हैं, या फिर हम कॉल्पोस्कोपी करके अगर कुछ उसमें एबनॉर्मल दिख रहा है हमको सर्विक्स में तो बायोप्सी लेके उसको प्री कैंसरस स्टेज में ही डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये अवेयरनेस की कमी के कारण से इतना ज़्यादा है ये प्रॉब्लम। तो अवेयरनेस की कमी, और मैम हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि आप जैसे आईवीएफ एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है ताकि वो बता सके कि लक्षण क्या है, कब हमें उससे बचना है। मैम आपने जो लक्षण बताए ये बहुत ही कॉमन लक्षण है, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि महिलाएं इस पर उतना ध्यान नहीं देती और एक तो झिझक रहती है कि वो डॉक्टर के पास जाकर के इसके बारे में बात आखिर करेंगी कैसे। तो मैम क्या कारण हो सकते हैं कि लक्षण तक पहुंचते हैं और फिर बच्चेदानी का कैंसर से भी वो इफेक्ट हो जाते हैं? भाई जैसा कि मैंने बताया कि ये अगर सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत बार तो ये डर लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे पता नहीं क्या बोलेगा, क्या बीमारी बता देगा, इस झिझक से नहीं जाते। बहुत बार इसलिए नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास कि नीचे बच्चेदानी से अंदर से जांच करेंगे, उंगली डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को भी इस तरह के अबनॉर्मल सिम्टम्स हैं तो आप अपने गायनिक से जरूर कंसल्ट करिए, और समय रहते सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए वैक्सीन है। तो अगर हम समय रहते वैक्सीन लगा दें तो इस कैंसर से बहुत हद तक बचा जा सकता है। और अभी हम सभी जो भी हमारे ओपीडी में आते हैं उनको हम इसके लिए काउंसलिंग करते हैं। 9 वर्ष के बच्चे से लेके 45 वर्ष तक की महिलाएं जो हैं को वैक्सीन लगाया जा सकता है। 9 से 15 वर्ष की उम्र तक हम लोग 2 वैक्सीन लगाते हैं, 2 डोज लगता है, और बाकी 45 वर्ष तक में ये 3 डोज होता है। लेकिन इससे कैंसर से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तो इस तरह के कुछ भी आपको सिम्टम्स हैं तो आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए और जांच कराइए। और वैक्सीन लगाने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आज कुछ सिम्टम, जैसे बच्चों को टीकाकरण होता है ना बीमारी से बचाव के लिए, वैसे ये भी एक टीकाकरण है। तो अभी तो हमने सारे पेशेंट को अपने काउंसलिंग कर रहे हैं, इवन हमने अपने घर में भी बच्चों को लगाया है, लड़कों को भी अभी एचपीवी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, ताकि इस तरह की जो एचपीवी वायरस है उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ये सर्वाइकल कैंसर के लिए, उससे काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। और मैम नो डाउट बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि बच्चेदानी के कैंसर के बचने के लिए बाकायदा इसका वैक्सीन भी है, जिससे हम अगर ले लेते हैं तो इससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। मैम एक बार फिर से उस वैक्सीन का नाम आप बता दीजिए ताकि जितने भी दर्शक है वो उसके बारे में अवेयर हो जाए। वो कोई भी डॉक्टर के पास जाकर ये पूछ सकते हैं कि बच्चेदानी के कैंसर से बचाव के लिए कौन सी वैक्सीन है। पहले वैक्सीन गार्डासिल के नाम से आता था, सर्वरिक्स आता था, वो अभी नहीं आ रहा है। गार्डासिल थोड़ा सा महंगा रहता है, और अभी भारत में भी ये वैक्सीनेशन का जो वो है वैक्सीन बनने लगा है तो उसकी कीमत भी कम हो गई है। तो भाई आप बाकी सब चीज़ों के लिए तो इतना खर्च करते हो, अगर अपने पूरे लाइफ के लिए एक बार वैक्सीनेशन करना है तो ये कोई बहुत बड़ा नहीं है। केवल एक डोज है वो लगभग 2000 रुपये का आता है, और 3 डोज लगाना है तो 6000 पूरे लाइफ के लिए अगर आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है तो बहुत ही छोटा अमाउंट है। और हर किसी को ये वैक्सीन लगाना चाहिए, अपनी बच्चियों को लगाएं, महिलाएं खुद लगाएं, अपने बच्चों को लगाएं। और इस बहुत बड़ी बीमारी से बहुत, अभी अमेरिका में स्टडीज़ हुई हैं, वो 9 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100% वैक्सीनेशन वो लोग कर रहे हैं, और लास्ट 10 ईयर्स में जो इंसिडेंस है कैंसर का, वो सर्वाइकल कैंसर का, वो 90% रिड्यूस हो गया। तो ये बहुत बड़ा फिगर है। तो अगर हम अवेयरनेस यहाँ पे भी इस तरह से फैला सके, लोगों को जानकारी दे सके, लोग अवेयर हो सके, तो इस बहुत बड़ी बीमारी से बहुत हद तक बचा जा सकता है। वाकई, और अवेयरनेस की सबसे ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। डॉक्टर नलिनी आपसे अब मैं ये समझना चाहूँगी कि जैसे किसी में डिटेक्ट होता है कि ठीक है उन्हें गर्भाशय का कैंसर है, और तो
फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी? हमें गायना के पास जाना होगा या फिर जो कैंसर स्पेशलिस्ट रहते हैं उनके पास जाना पड़ेगा या फिर सर्जरी ही सिर्फ क्या इसके इलाज? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फर्स्ट स्टेज में तो मोस्टली पेशेंट फीमेल जो रहेंगी वो गायनिक के पास ही जाती हैं। इस तरह के कोई भी सिम्टम्स है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, बर्निंग है या कोई भी सिम्टम्स है, तो वो यूजुअली 99% तो गायनिक को ही कॉन्टेक्ट करते हैं। गायनिकोलॉजिस्ट को लगता है कि इस तरह का कुछ है तो हम इमीडिएटली टेस्ट कर लेते हैं। 2 से 3 दिन में सारे रिपोर्ट्स भी आ जाते हैं और इसको डायग्नोज करने के बहुत सारे ये टेस्ट जो मैंने बताया, फिर अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई की ज़रूरत है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में है, केवल टेस्ट अब नॉर्मल आ रहा है, तो बहुत छोटे से ट्रीटमेंट से, जैसे लीप सर्जरी होती है, क्रायो होती है, ये सबसे भी उसको काफ़ी हद तक क्योर किया जा सकता है। और बहुत अर्ली स्टेज में है, कैंसर 1 स्टेज में है, तो हम सर्जरी करके भी पूरा उसको निकाल देते हैं और मरीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है। लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत एडवांस स्टेज में आते हैं हमारे पास, स्टेज 3-4 हो गया रहता है। उस समय हम लोग सर्जरी तो कर नहीं सकते पेशेंट का, उस कंडीशन में हमको कीमो रेडियो के लिए ही भेजना पड़ता है। तो समय रहते अगर, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन होने के बाद 10 से 15 वर्ष का समय रहता है जिसमें धीरे धीरे करके कैंसर डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि 2 दिन में कैंसर हो जाएगा। या किसी का अगर HPV भी या पैप स्मीयर कुछ एबनॉर्मल आ गया तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, उसका भी इलाज संभव है, बस समय रहते आपको स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है। और मैम, जैसे आपने बताया कि बच्चेदानी को ही रिमूव कर दिया जाता है, तो एक डर रहता है सुनने में ही, क्योंकि अजीब लगता है कि गर्भाशय ही हटा दिया गया है, तो उसके बाद अगर कोई सर्जरी को अडॉप्ट करता है, इस प्रोसीजर के थ्रू जाता है, तो उन्हें कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब जिनकी सर्जरी हुई हो? ये लास्ट क्वेश्चन मैम मेरा। देखिए, ऐसा है कि बाकी जो प्रॉब्लम्स है उसमें तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि महिला की उम्र अगर 40 वर्ष से कम है तो हम उसको स्टेक्टमी करके सर्जरी ना करें, बच्चेदानी को बचाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया है और स्टेज में है कि वो ऑपरेटिव है, तो फिर उसमें एज जो है वो हमको वो सेकेंडरी हो जाएगा। अगर कैंसर डिटेक्ट हो ही गया है तो मरीज की जान बचाने की बात होती है, तो उसमें सर्जरी जरूरी होता है। अगर बहुत कम एज में हुआ है तो फिर कुछ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो देना पड़ता है। 40 के बाद में हो रहा है तो इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन हाँ कुछ सप्लीमेंट्स हैं, डाइट सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन डी है, ये सब चीज़ें हमको उनको देनी पड़ती है। ठीक है। तो यदि कोई इस प्रोसीजर के थ्रू गुजर रहा है या किसी को वाकई बच्चेदानी का कैंसर हुआ है, तो डॉक्टर नलिनी ने जो स्टेप्स बताए हैं, जो सिम्टम्स उन्होंने बताए, लक्षण बताए, उनका आप ध्यान रखिए और स्पेशली एक स्पेशल केयर आपको उस पेशेंट की करना होगा। लेकिन संतानहीनता से यदि आप जूझ रहे हैं तो आशीर्वाद हॉस्पिटल वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां पर जाकर के आप पूरी तरह से क्योर हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नलिनी, इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार। तो हेल्थ गुरु में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।